Good morning, students. I hope you all are safe and doing well. In last few days, we have seen very tragic and unfortunate time, and some of our friends have impacted directly. So I would just pray for them and would like to say that let us not forget our duty and humanity in this crucial time. With that, I would like to start the topic of today. We are doing here MAPC second year, MPCE 011 Psychopathology, Block 1, Unit 2. Unit 2 हम आज से ही शुरू करने वाले हैं and it is about classification of psychopathology. Okay. So psychopathology क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में हमने उसका ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा है. साइकोपैथोलॉजी बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स, उनके कॉजेज़, उनकी ट्रीटमेंट, ये सब साइकोपैथोलॉजी में आता है. ठीक है, कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उनके क्या कॉज होते हैं, क्या उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है, ऑल दोज थिंग्स. स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स बेसिकली साइकोपैथोलॉजी में आता है. ठीक है, ये साइकोपैथोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो ऑलमोस्ट इंटरसेक्ट करती है विद द ब्रांच साइकेट्री. ठीक है, साइकेट्री में भी क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स की स्टडी की जाती है एंड उनके कॉजेज़, उनके ट्रीटमेंट्स की स्टडी की जाती है. साइकेट्री इज़ मोर टूवर्ड्स द मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंड साइकोपैथोलॉजी में हमारी थेरेपीज़ भी आ जाती हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे आपको क्लास से ये आ रहा है कि डिफरेंट क्लास बना दी जाती हैं या कैटेगरीज बना दी जाती हैं. ठीक है, साइंस जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन को बहुत महत्व देता है, नॉट जस्ट इन साइकोलॉजी. आप देखेंगे कि अगर आपने जैसे अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं, वर्टिब्रा, नॉन वर्टिब्रा, या जैसे आपने क्लासिफिकेशंस प्लांट्स में भी देखी होंगी, डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं. और मेडिसिन्स में आपने क्लासिफिकेशंस देखी होंगी, जैसे पेन किलर्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं. तो इस टाइप से अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाती हैं एंड उन कैटेगरीज में उनसे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स या पर्सन, वॉट एवर यू कैन से, कि जिसकी भी क्लासिफिकेशन हो रही है उनको रख दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर फीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पे साइकोपैथोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आएंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या क्लासिफिकेशन का साइकोपैथोलॉजी में क्या मतलब है कि डिफरेंट कैटेगरीज बना दी जाएंगी फॉर एग्जांपल, एंड उन कैटेगरीज में पर्सन्स को बेसिस, या अगर हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो उन डिजीज़ को यहाँ पे हर कैटेगरी में रख दिया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ओवरऑल मैंने मीनिंग आपको यहाँ बताया है. अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन एंड क्या शुरू की अप्रोचेज़ रही हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो अब जो साइंस की जो ब्रांच है जो क्लासिफाई करती है चीज़ों को, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी. ठीक है, ये ब्रांच है साइंस की जो क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब जो क्लासिफिकेशन करती है, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन. एंड कैटेगरीज बनाने के बाद उनका जो नाम देते हैं उसको कहते हैं हम नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने नॉमेनक्लेचर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? सिंपली कि उनको नाम दे देना, कैटेगरीज में नाम दे देना. तो ये नाम या लेबल जो भी कुछ है वो दे देना. तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मोस्टली क्लासिफिकेशन में यूज़ होती हैं. ठीक, अब क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले आपको एक फ़िज़िकल डिजीज़ के एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है या हम ज़्यादा डील करते हैं उस चीज़ के साथ. सपोज़ करो कि आपको कुछ
ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको जुकाम टाइप फील हो रहा है, खांसी हो रही है, कोल्ड कफ ऑल दैट आपको फील हो रहा है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको चेक कराते हैं, वो डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखते हैं, ओके आपको कोल्ड कफ है, बुखार भी चेक करते हैं, सब कुछ देखते हैं, एंड देन वो आप प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं, उस पर आपका टेम्परेचर, आपकी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं रिलेटेड टू कोल्ड एंड कफ वो लिख देते हैं, एंड उसमें कुछ टैबलेट्स वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, आप आ जाते हैं, आप हफ्ते भर के लिए वो चीज़ लेते हैं, एंड फिर आप कि सपोज़ करो वो चीज़ ठीक नहीं होती, या आप दोबारा सोचते हो कि किसी और डॉक्टर से मैं ओपिनियन ले लूँ, थोड़ा सा कंडीशन उतनी सुधरी नहीं जितनी मेरे को एक्सपेक्टेड थी, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। उन डॉक्टर को आप सिंपली वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं कि ये देखो मैं पहले एक डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरा ये चेकअप किया है एंड ये लिखा उन्होंने। तो वो डॉक्टर उनको चाहे आप अब ज़्यादा नहीं भी बताएंगे कि आप किस चीज़ के लिए गए थे, वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे देख के, उन टैबलेट्स को देख के ही समझ जाएंगे कि ओके आपको ये इशू आ रहा है एंड ये टैबलेट्स आपने ली हैं, तो उन टैबलेट्स का भी आपके ऊपर क्या असर हुआ होगा, कहाँ तक आपकी ट्रीटमेंट कितनी प्रोग्रेस रही होगी, वो चीज़ वो डॉक्टर समझ जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि एक कम्युनिकेशन बैठा है दो डॉक्टर्स के बीच में। ठीक है, उस पेपर से जहाँ पे कि उन्होंने कोल्ड एंड कफ के बारे में लिखा हुआ है एंड उन्होंने टैबलेट्स दी हुई हैं। टैबलेट्स अगेन जैसे मैंने बताया था कि एनाल्जेसिक्स एंड पेन किलर, एंटीबायोटिक ये सब होती हैं, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी वाली जो है टैबलेट्स इन्होंने दी हैं या एंटी एलर्जेंस दी हैं, क्या दिया है, एंड जो सिम्टम्स के बेसिस पे उन्होंने जो भी उन्होंने डायग्नोज करके लिखा होगा कि क्या बीमारी है और कितने दिन तक ये दवाई खानी है, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, वो सब उनको समझ आ जाएगा। इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन दो डॉक्टर्स के बीच में हुआ, क्योंकि सिम्टम्स के बेसिस पे वो बीमारी क्लासीफाई हो रखी है मेडिकल फील्ड में, एंड टैबलेट्स भी क्लासीफाई हो रखी हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट भी उनको पता है कि कैसे क्या चलेगा और आगे कब हमें ट्रीटमेंट चेंज करना है या कुछ अलग स्टेप लेना है। ठीक, अब आगे कोई सपोज़ करो कि कोई और बीमारी जो है और ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये फिज़िकल बीमारी का एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीवेलिंग है हमारे आसपास एंड हम बचपन से ये चीज़ें देखते आए हैं। आपको ये अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको जब मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशंस पे हम जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एक तो पार्ट आपको ये समझ आया कि कैसे दो डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन की बात ईजी हुई ड्यू टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोविड का। कोविड आपने देखा, कोविड के टाइम पे वैक्सीन्स बने, ये सब देखा आपने। ठीक है, उन्होंने भी कैटेगराइज कर दिया कि जो कोरोना है, कोविड है, वो कोरोना वायरस से हो रहा है। ठीक है, उसको एक वायरस वाली कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफिकेशन में उन्होंने डाल दिया। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि बाद में वैक्सीन्स बनने के बाद भी हमें नेक्स्ट ईयर कुछ सुनने में आया था कि इसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रही है। ठीक है, तो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो यानी कि जो अब हमारे रिसर्च करने वाले लोग हैं जो वैक्सीन्स बना रहे हैं, उनको अब इस नए वेरिएंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ दवाइयाँ या कुछ ना कुछ वैक्सीन्स बनाने होंगे, राइट। तो उसके लिए बेसिस क्या होगा, जो ऑलरेडी उन्होंने क्लासिफाई कर रखी हैं चीज़ें, ऑलरेडी उनके पास एक मैनेज हो रखा है सिस्टम कि ओके ये वायरस था, जो इनपुट उनके पास है पहले से, उस ऑन टॉप ऑफ दैट वो उस चीज़ को आगे डेवलप करेंगे। ओके, एंड देन वो उसको टेस्ट करेंगे और फिर वो उसका अंदाज़ा लगाएंगे या मतलब कंक्लूड करेंगे कि ये जो वैक्सीन अब नया बन के आएगा ये कैसे कैसे हेल्पफुल होगा और कितने टाइम तक इंसान को जो है ये प्रोवाइड करेगा शील्ड फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। ठीक है, तो रिसर्च में आपने देखा, रिसर्च में हेल्प मिलती है अगर हमने क्लासीफाई कर रखी होती हैं चीज़ें, कम्युनिकेट करने में होती है, और साथ के साथ अगर हमारे पास ये मैनेज है डेटा तो हम उसके ऊपर रिसर्च अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें जो हैं, क्लासिफिकेशन अगर हो रखी होती है चीज़ों की तो आसानी होती है। अब हम आते हैं अपने साइकोपैथोलॉजी पे। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी में अब क्या होता है कि बात होती है हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, मेंटल डिसऑर्डर्स की, बिहेवियर की, मूड्स की, इन सब चीज़ों की बात होती है। ओके, तो अब इन सब चीज़ों को जो है
कैटेगराइज किया जाता है एंड बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स या बिहेवियर्स के बेसिस पे हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं एंड फिर उस कैटेगरी को एक लेबल या नाम दे देते हैं, यानी कि नॉमेनक्लेचर कर देते हैं उसका। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है कैटेगरीज बनती हैं ऑफ डिसऑर्डर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मूड डिसऑर्डर्स हो गए, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स हो गए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हो गए। इस टाइप से हमारी अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स एंड फिर उसके अंदर हम बताते रहते हैं कि और इसके अंदर कौन सी सब कैटेगरीज या कौन से डिसऑर्डर्स इसमें आएंगे। ठीक, तो अब हम लिखते हैं कि क्या प्राइमरी पर्पस है हमारा क्लासिफिकेशन का ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, तो देयर आर 5 प्राइमरी पर्पस, 5 प्राइमरी पर्पस of classification of psychopathology। ठीक है, अब पहला क्या है पर्पस, कम्युनिकेशन का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस हिसाब से कि कम्युनिकेट करना है। अब अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इशू है, कोई जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनको देखते हैं, डायग्नोज करते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो उनके सारे सिम्टम्स, उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन वो उसके उस प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर देते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंड उसका नाम वहाँ पे बता देते हैं। ठीक, तो बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या आता है कि हम जो पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन उसको लेबल कर देते हैं, जिससे कि हमें कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि मूड डिसऑर्डर है किसी को, ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गई मूड डिसऑर्डर। अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे इस चीज़ से कि मूड डिसऑर्डर में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं या उस इंसान को कौन कौन से पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे डिसऑर्डर्स के, मेंटल डिसऑर्डर्स के, क्योंकि ये आगे हम पूरी ब्लॉक में, यूनिट में, इस पूरे सब्जेक्ट में यही पढ़ेंगे। आज बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जितना मैं दे रही हूँ उतना ही आप समझ लो, उतना काफ़ी है। जब हम डिटेलिंग में करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा कि किस डिसऑर्डर में क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस कैसे फुलफिल होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं हम पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को, ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड लेबल देम। ठीक है, जिससे कि लेबल सुनते ही किसी को भी ये समझ आ जाएगा कि उसमें कौन कौन से पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं उस इंसान के अंदर। ओके, अब जैसे किसी भी बीमारी का नाम अगर आप बोल दो, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया बोल दो, तो उसको समझ आ जाएगा। आप अगर किसी के पास अगर डायग्नोज हुआ है कोई कि मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया है एंड वो सपोज नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाता है एंड उनको दिखाता है वो पर्चा, तो डॉक्टर को समझ आएगा कि ओके इसके अंदर ये सिम्टम्स रहे होंगे, ये पिछले जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया है उनको उसका एज ऑफ ऑनसेट भी समझ आ जाएगा कि कब ये शुरू हुआ होगा, बेस्ड ऑन दिस ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, तो ये हर चीज़ हमें कि क्या सिम्टम्स रहे होंगे, कब वो बीमारी शुरू हुई होगी लाइफ में, और ट्रीटमेंट के बेसिस पे कि अभी तक इतनी मेडिसिन या इतनी डोज या ये थेरेपी ले ली है तो कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, ये सब चीज़ों का अंदाज़ा हमें लग जाता है। एंड इस तरीके से जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कम्युनिकेट करने में ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं। तो चाहे आप इंडिया में बैठे, इंडिया के बैठे हुए कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ प्रिस्क्राइब कर रहा है, किसी को डायग्नोज कर रहा है विद सम पर्टिकुलर डिसऑर्डर, तो यूएस में बैठा हुआ डॉक्टर भी उस चीज़ को समझ जाएगा कि ओके इस पर्सन को ये सिम्टम्स या ये इश्यूज रहे होंगे, दैट्स वाई दिस पर्सन इज डायग्नोज्ड विद दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर।
ठीक है, आई होप ये इतना समझ आया होगा। और ऐसे ही ये तो बात होगी डॉक्टर्स की, प्रैक्टिशनर्स की, साइकोलॉजिस्ट की। अगर हम बात करें रिसर्चर्स की, तो अगेन जैसे कि मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था, यहाँ भी जैसे अगर आपको रिसर्च करनी है किसी को, तो क्या होगा कि वो चीज़ डेवलप करेगा बेस्ड ऑन दैट सिम्टम्स, की इन सिम्टम्स से मुझे काम करना है एंड हाउ दिस आई कैन डेवलप सम ट्रीटमेंट, सम मेडिसिन फॉर दैट। या फिर और क्या रिसर्च हो सकती हैं कि जैसे जीन्स का क्या रोल है हमारे किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में। कुछ होते हैं ना जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें हमारे जीन्स का बहुत रोल होता है। या और भी आजकल न्यू रिसर्चेज हो रही हैं जिसमें अदर मेंटल डिसऑर्डर्स में भी जीन्स के रोल सामने आने लगे हैं, क्योंकि ओवर द टाइम वो म्यूटेशंस जीन्स में आ जाती है। अगर आप कोई एक मेंटल डिसऑर्डर इज़ गोइंग थ्रू पर्टिकुलर नंबर ऑफ जनरेशन्स, तो वो म्यूटेशन जीन्स में आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। या जैसे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का कहाँ रोल रहता है, कौन से इशू में, कौन से डिसऑर्डर में, तो वो सब टाइप की चीज़ें हमें तब कम्युनिकेट कर पाएंगे रिसर्चर्स भी जब वो क्लासीफाई किया होगा। ओके, जैसे कि अगर उनको आप टाइटल ही देखेंगे तो आपको दिखेगा सपोज कि रोल ऑफ डोपामीन ट्रांसमीटर इन ऑन सेटिंग द स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो अब ये टाइटल समझ के ही, ये किसी के रिसर्च पेपर का अगर टाइटल है तो वो दूसरा जो कहीं दूर बैठा होगा रिसर्चर या एनीबडी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी, वो समझ जाएगा कि अच्छा स्किज़ोफ्रेनिया से वो समझेगा ओके उस पर्सन में ये इश्यूज आ रहे होंगे एंड डोपामीन का क्या कैसे वो रोल प्ले करता है, ये चीज़ उसको इसमें रिसर्च पेपर में बताई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेट जो है वो हो जाता है, कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है थ्रू क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें हम अपनी फाइंडिंग शेयर कर सकते हैं जैसे रिसर्चर्स वगैरह। तो आई होप ये आपको कम्युनिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब जैसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम आप देखो, कोविड के टाइम पे मास लेवल पे लोगों को कोविड हुआ था, है ना। तो क्या हुआ था, वैक्सीन्स बने थे, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा था कि कितने लोगों को कहाँ पे कौन सी सिटी में कितना कोविड हो रहा है, ये सब हमारे सबके पास सर्कुलेट भी होते थे ये डेटा कि कहाँ पे कौन से सिटी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कोविड के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, है ना। तो ये जो रिपोर्टिंग होती है, ये जो डेटा आता है, ये मैनेज कर पाते हैं हम कब, जब हमारा डिसऑर्डर्स का या बीमारियों का, इन सब चीज़ों का जो है क्लासिफिकेशन हो रखा होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन उन्होंने पता लगा लिया था कि कोविड किसको कह रहे हैं हम, है ना। तो वो उसी को उस क्लासिफिकेशन के आधार पे ही वो उन केसेस को कोविड की श्रेणी में डालते थे। ये नहीं कि किसी को नॉर्मल बुखार हो गया और वो चला गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उसको कोविड लिख दिया, नो। जब हमारे पास जो रिपोर्ट आती थी गवर्नमेंट के पास कि ये इतने केसेस आ रहे हैं कोविड के, तो वो बेस किस आधार पे बनती थी कि जो कोविड की असेसमेंट में, कोविड के टेस्टिंग में जिनका पॉजिटिव आ रहा है उसके हिसाब से ही। एंड वो टेस्टिंग भी किस आधार पे थी कि हमारी क्लासिफिकेशन हो रखी थी कि पर्टिकुलरली ये चीज़ें जो हैं वो कहलाती हैं कोविड। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक, तो उसके डेटा को मैनेज करने में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कौन सा डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है, इट कैन हैपन कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से वो डिसऑर्डर ज़्यादा हो सकता है कहीं पे भी। ये सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन इट हैपन्स। अब सपोज़ किसी का एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत पुअर है, ठीक है, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों का ढंग से पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, वो बच्चों के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे, उसमें हमें हेल्प मिलती है थ्रू क्लासिफिकेशन, कि हमें एक पता चल जाएगा कि ठीक है इस पर्टिकुलर एरिया में जो है पॉपुलेशन वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की है और वहाँ पे इन बच्चों को इतना ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आ रहा है। ठीक है,
डेटा हमारे पास क्योंकि बहुत अच्छा आ जाता है, इसमें इसके थ्रू हमें डेटा मिल जाता है, ठीक है, डेटा रिपोर्ट्स हमारी ये सब तैयार होती हैं, ओके। एंड इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन विद सिमिलर पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, जैसे मैंने आपको लो सोशियो इकोनॉमिक में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सो एक लाइन हम लिख सकते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन में कैसे, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग populations with similar pattern of behaviors, ठीक है, abnormal behavior। एंड इसमें आप एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बहुत टेंडेंसीज रहती हैं। ठीक है, क्योंकि जब मदर को भी, ऐसी पॉपुलेशन में मदर को भी अच्छे से केयर एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, एंड तो ड्यूरिंग दैट टाइम भी उनको खतरा रहता है कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप करने का, एंड बाद में भी जो एजुकेशन है एंड न्यूट्रिशन है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता है बच्चों को, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होगी, अब जैसे हमें पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये हमारे पास डेटा निकल के आ गया है, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट करने में भी जो है आसानी होगी, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। सो सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिस्पॉन्ड टू वन थेरेपी या वन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देन दी अदर। अब हम तो इस तरीके से हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो रहता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हमने कर दिया है डिसऑर्डर्स का, तो उसमें हमें ये भी पता लगता है कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए ये वाली जो ट्रीटमेंट है वो बेटर है, ठीक है। तो हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इसके द्वारा दे सकते हैं। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन या थेरेपी जो है वो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए बेनिफिशियल होती है एंड दूसरे के लिए उतनी नहीं होती है। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं वो हम बना सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं डिसऑर्डर्स का थ्रू क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। क्लासीफाई करने से, डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने से और हमें क्या मिलता है फ़ायदा, कॉम्प्रीहेंशन का फ़ायदा मिलता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हमें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों की। जैसे कि अगेन सिमिलर तरीके से जो जैसे कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि जैसे ही किसी डिसऑर्डर का नाम आप लोगे या कोई आपको बताएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ओके, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को डिप्रेशन है, ठीक है, तो आप दिमाग लगाओगे कि अच्छा डिप्रेशन है, तो अगर आपके पास क्लासिफिकेशन है कि डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डिप्रेशन होते हैं, तो आप उनके सिम्टम्स देख के उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, या उनकी लाइफ में क्या इंसिडेंट हुए हैं उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर इशू आ रहा है तो इससे रिलेटेड इनकी लाइफ में कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहा होगा, कुछ इवेंट अकर हुआ होगा जिसकी वजह से ये चीज़ इनको हिट कर गई, उसकी वजह से सैड हुए, देन ये डिप्रेस होने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है
उसमें ये हेल्प करता है चीज़ों में। बजाय अगर सपोज करो कि अंडरस्टैंडिंग ही ना होती और कोई आपके पास आ रहा है सैड मूड से, अभी आजकल तो लोगों को फिर भी पता है कि हमें क्या बोलना है जाके डॉक्टर को कि हम सैड फील कर रहे हैं, हमें पैनिक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आजकल लोग फिर भी यूज़ कर लेते हैं वर्ड, हालांकि उनको पता नहीं है कि ये सही वर्ड है कि नहीं जैसा वो फील कर रहे हैं, है ना। लेकिन सपोज आगे कोई आपको कहे कि ऐसे ही मतलब स्ट्रेस होता है ये वो, या फिर इस टाइप का कोई भी वर्ड यूज़ ना करें, थका थका लगता है, अजीब सा लगता है, ये सब चीज़ें इस टाइप से कोई यूज़ करे तो आपको काफ़ी उसको डायग्नोज करने में काफ़ी देर लगेगी, है ना। एंड एक्चुअली एक ग्राउंड पे आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है इंसान, है ना। तो अब जैसे अगर अच्छे से आप बात करेंगे एंड देन आप ये एक्सट्रैक्ट करेंगे पेशेंट से कि ओके डिप्रेस मूड रहता है, सैड है, कई दिनों से सैड है, उदासी छाई हुई है लाइफ में, तो इस तरीके से आप उनसे फिर उसी टाइप के आप क्वेश्चनिंग करेंगे। जैसे अगर आपको पता है कि डिप्रेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आप उसी टाइप से पूछेंगे उनसे कि क्या आप का मन लगता है कुछ काम करने में, क्या आप क्लीनलीनेस फॉलो करते हैं, क्या आप डेली नहाते हैं, क्या आप टाइम से खाना खाते हैं, आपका खाने पीने का सोने का रूटीन कैसा है ना, क्या आप एक जगह पे बैठे हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, आपका उठ के कुछ करने का मन करता है या नहीं करता है। तो आप उस तरीके से अगर आपके पास क्लासिफिकेशन है, आपको पता है उसमें क्या क्या आते हैं सिम्टम्स, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देन आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट क्या गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग में यानी कि कॉम्प्रीहेंशन में हमें बहुत हेल्प मिलती है अगर हमारे पास डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन है तो, ठीक है। सो यू कैन राइट हेल्प्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द नेचर, कॉजेज एंड courses of mental illness. Helps it easier, आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं हेल्प से पहले, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है, कॉजेज को, ठीक है, नेचर को, नेचर ऑफ द डिसऑर्डर, नेचर, कॉजेज एंड कोर्सेज ऑफ मेंटल इलनेस। कोर्सेज ऑफ मेंटल इलनेस में क्या आता है कि कैसे कैसे ये जो है मेंटल इलनेस जो है वो डेवलप हुई है इंसान के अंदर, एंड क्या एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के साथ साथ क्या दूसरे भी कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं जो किसी दूसरे डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुई है मेंटल इशू की, मेंटल इलनेस की, वो समझने में हमारी हेल्प होती है, ठीक है। मेंटल इलनेस, ठीक है। अभी दो और रहते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको डिप्रेस्ड का दिया था वो आप लिख लेना। बाय क्लासिफाइंग ग्रुप ऑफ पीपल एज डिप्रेस्ड हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या डिप्रेशन के ओरिजिन क्या है उसका, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं डिप्रेशन वाला। जैसे कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इसका मेन मकसद क्या है, एक हमारी कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। सो इसको आप एक वर्ड से याद भी कर सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज एक तरीके से, ओके। सो अभी तक हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, क्लासिफाई करने से हमें कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक डेटा अच्छे से रहता है और हम पॉपुलेशन में पता लगा सकते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी डिसऑर्डर का, एंड ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में हमारी ट्रीटमेंट चल सकती है। कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प मिलती है, यानी कि बीमारियों को समझने में उन ओवरऑल हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे जो दो रह गए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay, I think it might be done.
ओके, सो 3 हमने देख लिए थे पर्पस, अब 4th वन है हमारा सेकेंड। सो 4th वन इज डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो ये हमें डिस्टिंग्विश करना, ये हमें डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर आप ऐसे देखेंगे कि जो आपको देखने में सुनने में सेम से लगेंगे, ठीक है। या फिर जब पेशेंट आता है तो वो एक ओवरऑल पिक्चर आपको देता है अपने बिहेवियर की, फिर आप उसको ब्रेक डाउन करके क्वेश्चनिंग करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा एक्चुअली ये बिहेवियर इस डिसऑर्डर का है एंड ये जो बिहेवियर है ये इस डिसऑर्डर का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमें जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं उनको पर्टिकुलर तरीके से डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प करती है क्लासिफिकेशन। जैसे कोई आके आपको ये कह सकता है कि मैं बहुत एंग्शियस रहता हूँ, ठीक है। अब एंग्शियस वर्ड तो यूज़ कर दिया, अब आप एकदम से एंग्शियस वर्ड सुन के ये नहीं कह सकते कि उसको एंग्जाइटी है, ठीक है। आप उससे पूछेंगे कि आप एंग्शियस कब कब फील करते हैं, ठीक। तो हो सकता है कि वो आपको कहे कि जब मैं बहुत हाइट पे जाता हूँ तब मैं बहुत एंग्शियस फील करता हूँ। देन आप देखेंगे अरे हाइट पे जाने पे जब किसी को घबराहट होती है, डर लगता है, तो वो तो एक हाइट का फोबिया है, वो एंग्जाइटी नहीं है। या फिर उसमें कुछ एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, कुछ कॉमॉर्बिडिटी, यानी कि 2 डिसऑर्डर साथ में हो सकते हैं। उसके आप और डिग इन करेंगे उसके लाइफस्टाइल में कि और कहाँ पे आपको एंग्शियस फील होता है। लेकिन अगर आप हाइट के जगह पे जा रहे हैं तो इसका मतलब उसको हाइट से फोबिया है ना। तो इस तरीके से जो हमारे जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है उसको डिस्टिंग्विश करने में हमारी हेल्प करता है, कि और अच्छे से ब्रेक डाउन करने में क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करता है कि कौन सा डिसऑर्डर कैसे डायग्नोज करना है हमें पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन एनी बिहेवियर, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन हियर कि इट हेल्प्स इन distinguishing different patterns of abnormal behavior, different patterns of abnormal behavior, ठीक है। अब किसी इंसान के अंदर हो सकता है आपको एंग्जाइटी भी देखने को मिले एंड डिप्रेशन भी देखने को मिले कभी कभी, ठीक है। तो अब ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहेंगे जिसमें एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, या आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका कौन सा बिहेवियर जो है वो एंग्जाइटी में फॉल कर रहा है एंड कौन सा बिहेवियर उसका डिप्रेशन में फॉल कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ों की जो एक जानकारी है, जो नॉलेज है, वो हमें मिलती है थ्रू क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे हर डिसऑर्डर को, हर तरीके के सिम्टम को जो है कैटेगराइज करके रखा हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ ये है तो ये डिसऑर्डर है, अगर ये नहीं है तो ये वाला डिसऑर्डर नहीं है। एंड कैसे कौन से 2 डिसऑर्डर साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर 2 डिसऑर्डर साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारा क्लासिफिकेशन ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है एंड हमें उसी को फॉलो करना होता है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकेट्रिस्ट, जो भी साइकेट्री पढ़ते हैं उनको, ठीक है। वी कैन नॉट वायलेट दीज रूल्स, ठीक है, जो हमारे क्लासिफिकेशन में होते हैं। तो ये 4th वाला जो एडवांटेज है, जो पर्पस है, वो ये हो गया कि डिस्टिंक्ट करने में, हमें डिस्टिंग्विश करने में फ़ायदा होता है, हेल्प मिलती है। 5th क्या होगा? प्रोग्नोसिस या फिर प्रिडिक्शन। प्रोग्नोसिस या प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब पहले से ही कुछ प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। अब जैसे सपोज डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। तो अब उनको वो दवाई लिख के देंगे, उनको वो कुछ थेरेपीज़ देंगे, ठीक है। अब उनको पता है कि ये जो पर्टिकुलर दवाई मैंने दी है ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने में कितने दिन लगाएगी, है ना। डॉक्टर को ये चीज़ पता है वो थ्रू क्लासिफिकेशन कि ये वाली जो डोज है ये इस पर्टिकुलर बीमारी पे कैसे अफेक्ट डालने वाली है।
तो उनको पता है कि ये इतने, तो फिर वो उनको बोलते भी है कि ठीक है आप फॉलोअप के लिए इतने महीने में आना या इतने दिन में आना, पर्टिकुलरली वो बुलाते हैं पेशेंट को। उनको ये क्योंकि प्रिडिक्शन करने में मिल जाती है कि ओके मैंने इसको ये डोज दी है तो इसका असर ऐसे ऐसे करके इतने दिन में ऐसे हो जाना चाहिए, ये जो थेरेपी दी है इसका ऐसे ऐसे करके असर इतने दिन में होना चाहिए। एंड सपोज 6 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद उनको दोबारा बुला रहे हैं तो वो चेक करेंगे वापस से कि ओके क्या वो जो मैंने दिया था उसी तरीके से ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो वैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड देन आगे वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। या फिर जो भी अगर कुछ केयर देनी होती है, जैसे डिमेंशिया के इश्यूज़ होते हैं या अल्जाइमर्स के जो एल्डरली इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे केयर कैसे प्लान करनी है उन पेशेंट्स की, उस चीज़ में हमें ये हेल्प करता है। ठीक, तो बेसिकली प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है ये, किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का कैसे क्या आगे आने वाले टाइम में आउटकम रहेगा किसी पेशेंट के अंदर, वो चीज़ से। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन इट प्रिडिक्ट द कोर्स and potential outcomes of certain disorders. ठीक है, and helpful in planning long term care। ठीक है, अगर जैसे एल्डरली पीपल में कोई बीमारी है तो उसमें लॉन्ग टर्म केयर, या फिर कोई ऐसी बीमारी ऑनसेट हो गई जिसको कि एक्चुअली में टाइम लगेगा, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक कोई शॉर्ट टर्म में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है तो उसको टाइम लगता है, तो लॉन्ग टर्म में केयर कैसे होती है वो सब भी प्लान कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन उपलब्ध है। ठीक है, हेल्पफुल इन प्लानिंग लॉन्ग टर्म केयर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप देना चाहो तो स्किज़ोफ्रेनिया का आप आराम से दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या क्या है, एक तो है प्रिडिक्शन, एक प्लानिंग। ठीक है, डिस्टिंक्शन में आपका आ जाएगा डिस्टिंग्विश करना डिफरेंट पैटर्न्स का। ठीक है, तो आज लंबा हो जाएगा टॉपिक, अगर मैं आगे का जो अप्रोचेस भी कराऊंगी तो आज का मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। ठीक है, टॉपिक वैसा छोटा था पर फिर भी पूरा ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ एन आवर का हो गया है ये, लेकिन ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। आप जब इस बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर करते जाएंगे ना तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपको चीज़ें समझने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, एंड यही चीज़ें हमारी जो हैं बैचलर्स में भी होती हैं, 11th-12th में भी होती हैं, धीरे धीरे ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो रहा होता है। तो अभी भी मास्टर्स में हैं आप तो सारी चीज़ें आप अभी पढ़ते हैं, बेसिक से ही आप चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि ओके हम क्लासीफाई करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स एंड ऑल, एंड फिर हम उनकी लेबलिंग कर देते हैं, उनके नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, अब वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल होती है, वो हमारे लिए इसलिए यूज़फुल होती है ताकि हमें कम्युनिकेट करने में आसानी हो, है ना, हम उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ, हमारे पास जो उससे रिलेटेड जो कुछ भी डेटा या हमें कुछ सर्वेज़ करने हैं, किसी पॉपुलेशन में पता लगाना पर्टिकुलर कोई चीज़, उस चीज़ में हमें मैनेज करने में आसानी होती है। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन हो तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करने में हमें आसानी होती है। देन हमें कॉम्प्रीहेंड करने में, यानी कि अंडरस्टैंडिंग किसी भी डिसऑर्डर की हमें समझने में आसानी होती है कि कैसे क्या है, और डिस्टिंग्विश करने में पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को, एंड प्रिडिक्शन एंड प्लानिंग करने में आसानी होती है अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी जो है स्टैंडर्डाइज होता है, ये स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये उनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है जो आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे भी कि कौन सी वो स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं जिन्होंने ये दिया है। एंड ये स्टैंडर्ड्स ग्लोबली ओवरऑल लाइक वर्ल्ड वाइड ये जो है आपके थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ऐसे ही रहते हैं एज इट इज़, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें
नहीं इसमें जोड़ सकते हैं या अपनी अलग से ही अंडरस्टैंडिंग बना के चीज़ों को नहीं फॉलो कर सकते हैं, ये एक तरीके से अगेंस्ट द रूल्स या वायलेशन हो जाएगा एंड अनलॉफुल होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में जाना है या जैसे डायग्नोसिस वाली चीज़ों में जाना है, तो ये इन चीज़ों की एक प्रॉपर एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है या आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, व्हाटएवर, मतलब साइकोलॉजी में आगे आपके लिए दिस सब्जेक्ट इज साइकोपैथोलॉजी इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है बट दिस इज़ वेरी क्रूशियल। और मतलब आप इसमें अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को नहीं लाइक इंटरवेन कर सकते बेसिकली, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है ना कि हम साइकोलॉजी एक सब्जेक्टिव टाइप का फील्ड है तो उसमें हम अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह के हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी प्रिस्क्राइब या कुछ भी डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। एंड वो हम बाद में करेंगे। एक्चुअली इसका पूरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, DSM-4 TR करके लिखा हुआ है। उसकी बात हम बाद में करेंगे डिटेल में कि DSM एंड ऑल ये सब क्या होते हैं, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।